हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी उससे भी ज़्यादा अच्छी जो है वो चल रही होगी। तो आज हम आप सभी का क्लास 12th का क्या देखेंगे, जो गृह विज्ञान है आपका, यानी कि जो होम साइंस है उसका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको टर्म 1 के स्टूडेंट्स के लिए। और ये सेशन कौन सा है, 2021 टू 2022 के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इसका सेक्शन ए जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके 2 पार्ट्स में मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये आपका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पार्ट 2 की भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले उसे जाके चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कह सकती हूँ तो मैं। क्योंकि देखिए, जहाँ तक भी अभी तक हमने इसको एनालाइज किया है, आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो ज़्यादातर आपके प्रैक्टिस पेपर्स में से ही आए हैं, तो इसीलिए होम साइंस का भी कराना बहुत ज़रूरी था। देखिए, मैंने सैम्पल पेपर तो सॉल्व करा ही रखा है, प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करा रखा है। सेक्शन ए जो होता है आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। तो पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहती थी इस बात को। अब देखिए, आपको कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेगी आपको एग्जाम करने के लिए, और आपका एग्जाम है 35 मार्क्स का। टोटल 35 मार्क्स का आपका एग्जाम है। बाकी नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसे देखना जरूरी है, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपके टोटल 55 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चंस आपको टोटल करने हैं, यानी कि टोटल करने नहीं है, मतलब आपको गिवन है क्वेश्चन पेपर में 55 क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं कि उसमें चॉइस होगी या नहीं। तो सभी जो क्वेश्चंस है उसके अंक जो है वो समान है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सेम मार्क्स आपको मिलेगा। तो उसके बाद बताया है कि जो आपका क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 0.77 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन है। अब आपको 3 पार्ट में मिलेगा, ये 3 सेक्शंस में मिलेगा, क ख ग में बांटा गया है। और जो पहला है उसमें 25 क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैंने कराया था आपको 25 के 25 क्वेश्चंस। तो उसे जाके फटाफट से चेक कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिर हम आज जो है सेक्शन बी एंड सी दोनों ही इस जो वीडियो है इसमें करा दूंगी। और 25 क्वेश्चंस थे, हमने 20 क्वेश्चंस करने थे, बट मैंने आपको 25 कराए थे। उसके बाद आपको जो बी सेक्शन मिलेगा उसमें आपको 24 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको 20 करने हैं। एंड देन आपको सी जो मिलेगा उसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ से सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, यानी कि खंड बी की तरफ। तो ए नहीं देखा है तो दोबारा से कहना चाहूंगी कि प्लीज जाके उसे चेक कर लो एक बार। अब चलिए सेक्शन बी देखते हैं। ये लीजिए, हमारा सेक्शन बी हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि हमने ऊपर इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लिया था, बट यहाँ पे दोबारा से दिया गया है आपको कि 24 क्वेश्चंस है और टोटल आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 20 से ज़्यादा देखो नहीं करने हैं। 20 दिए गए हैं कि 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो 20 ही करने हैं। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस होंगे ना आपके, उसको ऑटोमेटिकली जो मैडम है वो कट कर देगी। इसलिए आपके जो सही क्वेश्चंस भी होंगे वो भी गलत हो, इससे बेहतर है कि आप 20 क्वेश्चंस ही करें ओनली। और मेरे ख्याल से अब आप बहुत बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो ये सब बातें बताने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जितने क्वेश्चंस बोले जाते हैं उतने ही करने हैं, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 26 हमारे सामने क्या है, भारत में वरिष्ठ जनों की संख्या जनसंख्या में लगातार वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो जो हमारा भारत देश है, ठीक है, इंडिया है, उसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ जन हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कुछ मुख्य कारण क्या हैं, ये हमें बताना है ऑप्शंस में से देखकर। तो आपको साथ के साथ जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देते जाना है कि 26 का ये बी है, सी है, क्या जो भी है, जो आपको ठीक लगे आप वो दीजिए कि 26 का बी है, ऐसे करके। ठीक है, तो ऑप्शंस आप सभी के सामने। फर्स्ट है, वृद्ध जनों के सहायता व परामर्श सेवाओं में वृद्धि। नहीं, ये तो नहीं होगा, इसकी वजह से कोई जनसंख्या में लगातार वृद्धि नहीं हो रही है। सेकेंड है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। हाँ जी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 आ गया है, क्या है? रामू एक किसान है, उसकी बुजुर्ग माँ बीमार है, वह उन्हें जिला अस्पताल ले गया, यह स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर है? तो अब कोई रामू है, वो क्या है? वो एक किसान है और उसकी माँ जो है बुजुर्ग माँ यानी कि बूढ़ी जो माँ है उनकी, वो बीमार है। अब वो उसे जिला अस्पताल में लेके जाता है, तो ये स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर है? हमारे 3 स्तर आते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक और माध्यमिक, ठीक है? सॉरी, माध्यमिक नहीं, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 हमारे जो स्तर हैं वो आते हैं, ठीक है? तो कौन से में लेके गया? वो उसको लेके जाएगा द्वितीयक में, यानी कि वो जिला अस्पताल में लेके गया, तो वो कौन से में लेके गया? उसको द्वितीयक में लेके गया। जो जिला अस्पताल है वो द्वितीयक स्तर के अंदर आते हैं, यानी कि सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है, क्या है? आपकी माता जी ने बाजार से चने की दाल खरीदी, जिसने धोते समय क्या हो गया? उसका जो रंग था, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आपकी जो मम्मी है उन्होंने बाजार से चने की दाल खरीद ली। चने की दाल आपको पता है ना, मोटी मोटी सी येलो येलो कलर की होती है, ठीक है? उसको क्या किया? उसको धो लिया। अब बनाएंगी तो धोएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो धोया तो क्या दिखा उनको कि जो पानी है, दाल का जो पानी है वो पीला पड़ गया धोने से। तो अब ये खाद्य कौन सा संकट है खाद्य का, ये बताना है हमें। तो कौन सा संकट होगा? अब जो दाल का पानी था, जिस पानी से उन्होंने धोया वो पानी पीला पड़ गया, तो ये संकट कौन सा होगा? रासायनिक यानी कि केमिकल। केमिकल मिक्स है इसका मतलब, तो येलो कलर तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रासायनिक संकट। नेक्स्ट आप सभी के सामने 29 वाला क्वेश्चन आ गया, मिलान करिए। तो ये आपको दिया है मैचिंग के लिए, ठीक है? यहाँ पे आपको करना है मिलान, और फिर उसके बाद आपको दिए हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस आपके नीचे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा ICDS है, ICDS यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका, वो किससे होगा? तो वो किससे होगा? वो होगा थर्ड वाले से, इसलिए थर्ड वाले से हम कर देते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ICDS, ठीक है? फिर उसके बाद जो बी है, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, वो हमारा किससे है? वो है हमारा राष्ट्रीय रोग निरोधक और कार्यक्रम, ठीक है? फर्स्ट वाले से हो गया। फिर उसके बाद सी है आपका आहार पूरक कार्यक्रम, सी हमारा फोर्थ वाले से हो जाएगा। और जो हमारा डी है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, वो सेकंड वाले से हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अगर ए हमारा किससे थर्ड से हुआ है, बी हमारा फर्स्ट से हुआ है, सी हमारा फोर्थ से हुआ है, एंड हमारा डी किससे हुआ है? सेकंड से हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए जिन्होंने भी सही दिया है भाई आंसर, उन सभी का बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसी बात पे, देखिए क्या है 30 वाला। कौन सा संगठन बच्चों को दर्दनाक अनुभवों से उभारने के लिए परिवार आधारित दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करता है? उस घर में एक माँ कितने बच्चों की देखभाल करती है? तो इसमें 2 क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए। क्या पूछा? पहला तो कि ऐसा कौन सा संगठन है जो बच्चों को दर्दनाक अनुभवों से उभारने के लिए मदद करता है, उनकी देखभाल करता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा कि जो एक घर है उसमें माँ जो कितने बच्चों की देखभाल कर सकती है। तो इसका फटाफट से आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। कौन सा होगा? आप सभी को अच्छे से आना चाहिए, अब तो बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है। और देखिए मैंने आप सभी के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड किया है होम साइंस का, मैंने एक्सप्लेनेशन कराई है चैप्टर्स की। अब क्या हुआ, आपको एक्सप्लेनेशन की क्या थी, ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं थी, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन डालती थी आप देखते नहीं थे, ठीक है? इसलिए मैंने MCQs जो हैं वो कराए, आपके सभी चैप्टर्स की मिक्स्ड MCQs कराए और चैप्टर वाइज MCQs कराए। तो उन्हें जाके देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो अभी भी जाके देख सकते हो, ठीक है? और सैम्पल पेपर करा रखा है, प्री बोर्ड सॉल्यूशन करा रखा है, साथ ही साथ मैंने आपको क्या करा रखा है, प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए जो है वो करा रखा है, असर्शन एंड रीजन वाली क्वेश्चंस करा रखी हैं। और इन सब चीज़ों की लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो फटाफट से उसे जाके चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब इसका राइट आंसर बताती हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? SOS बाल गांव और 10 से 15 बच्चे, ठीक है? जो SOS चिल्ड्रंस विलेज है
उस संगठन ने क्या किया, बच्चों के दर्दनाक अनुभवों से उनको उभारने के लिए आगे कदम बढ़ाए और उनकी देखभाल प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो एक घर में माँ जो है वो कितने बच्चों की देखभाल कर सकती है, तो वो कर सकती है 10 से 15 बच्चों की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 31 वाला आपका क्या है, मानसी एक उन्मुख और अधिक निवेश वाला खाद्य निर्माण एवं प्रसंस्करण स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ करना चाहती है, इसके लिए उसे सरकार द्वारा क्या सहायता मिल सकती है। तो भाई अब मानसी जो है वो क्या करना चाहती है, एक जो खाद्य निर्माण एवं प्रसंस्करण का स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार जो खोलना चाहती है, प्रारंभ करना चाहती है। तो इसके चलते उसको सरकार के द्वारा किन किन चीज़ों की जो सहायता है वो मिल सकती है, बताइए। ऑप्शंस आप सभी के सामने है। फर्स्ट है परीक्षण, सेकंड है मानव संसाधन, थर्ड है आपका आधारभूत ढांचा एंड फोर्थ आपका वित्तीय सहायता। तो जो सरकार है उसके द्वारा मानसी को किसकी सहायता मिलेगी, मानव संसाधन की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अगला आप सभी के सामने क्या है, 32 वाला है। 32 वाला क्वेश्चन में क्या है, सतनाम संवेदनशील वर्ग के लिए एक संगठन में काम करना चाहता है, बच्चों युवाओं और बुजुर्गों के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार करियर बनाने के लिए उसे किन कौशलों की आवश्यकता होगी। तो अब कोई सतनाम नाम का व्यक्ति है भाई, वो क्या करना चाहता है, वो संवेदनशील वर्ग। अब संवेदनशील जो वर्ग है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे बच्चों के होते हैं, युवाओं के होते हैं और बुजुर्गों के होते हैं, ठीक है। बच्चे यानी कि जो बाल अवस्था के होते हैं, और युवा जो जैसे कि हम सब हैं जो यंग यानी कि 18 एज तक के होते हैं ना, किशोर अवस्था जिसको बोल सकते हैं युवा वो, और फिर बुजुर्ग हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं। ये तो बात क्लियर होगी यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था कि जो सतनाम है वो संवेदनशील वर्ग के लिए एक, तो उसको कौन कौन से जो संगठन है संवेदनशील वर्ग के लिए जो संगठन में वो काम करना चाहता है, तो उसको इसके लिए इसके अंदर जो करियर बनाने के लिए उसको कौन कौन से कौशल की आवश्यकता पड़ेगी, हमसे पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और फिर उसके बाद मतलब 4 स्टेटमेंट्स दे दिए और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो पहले आपको इनको पढ़ना चाहिए, पढ़िए जल्दी से फटाफट से और फिर आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ कौन सी सही होगी। आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है यानी कि जन कौशल जो है उसकी जरूरत होगी उसको, साथ ही साथ उसको प्रशासनिक कौशल की जरूरत होगी, इसलिए थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट है। और जब थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका 33 वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोषण मूल्यांकन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो पोषण मूल्यांकन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे 4 ये दे दिए आपको स्टेटमेंट और फिर ऑप्शंस दे दिए। तो फर्स्ट है आपको रोगी की धार्मिक परंपराएं, सेकंड है आपको मानव मित्तीय माप, थर्ड है आपको चिकित्सा इतिहास एंड फोर्थ है रोगी की पसंद और नापसंद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से करेक्ट कौन सा होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट सी होगा, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड यानी कि मानव मित्तीय माप की जरूरत है, जिस भी रोगी का हम इलाज करेंगे तो उसके मूल्यांकन के लिए, पोषण मूल्यांकन के लिए हमें उसकी सभी माप की जरूरत है ना। दूसरी चिकित्सा इतिहास की, कि वो कौन सी दवाई लेता है और उसको क्या रोग है क्या नहीं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के परंपरागत व्यवसाय नहीं है। तो भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन से नहीं है, तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है मछली पकड़ना, सेकंड आपका परामर्शकर्ता, थर्ड है आपका टाइल बनाना एंड फोर्थ है आपका पत्रकारिता। तो परंपरागत व्यवसाय नहीं पूछा गया है, तो परामर्शकर्ता भी नहीं है और पत्रकारिता भी नहीं है, ये परंपरागत व्यवसाय नहीं है, इसलिए ये सेकंड एंड फोर्थ वाला करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन 35 आ गया है, क्या है, पोषक समस्याओं से जूझने के लिए निम्न में से कौन सी कार्य नीतियां हैं। तो पोषक समस्याएं जो है उससे जूझने के लिए कौन सी कार्य नीतियां जो है वो दी गई है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं,
उसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शंस को करेक्ट करके। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेकंड एंड फोर्थ वाली। क्या है? आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीति, और फोर्थ है आपका पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण। ठीक है, ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं, इसलिए सी वाला। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 वाला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से खाद्य प्रलवीकरण के कारण उदाहरण है। तो हमारा जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है उसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये हमसे पूछा गया है। ये चार जो हैं इनमें से देख के बताना है। अब जो फूड फोर्टिफिकेशन है वो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फूड में क्या करते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, कुछ मिनरल्स को ऐड करते हैं। उस प्रोसेस को हम फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, बात हो गई यहाँ से क्लियर। तो इसका अब एक फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डबल फोर्टिफाइड नमक जिसके आयरन और आयोडीन के साथ हो। सेकंड है शुगर फ्री टैबलेट। थर्ड है दूध और खाद्य तेल जिसमें विटामिन ए और डी के साथ हो, और लैक्टोज मुक्त दूध। तो कौन से होंगे? दो करेक्ट, फर्स्ट एंड हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से अपना 37 वाला। 37 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इनमें से कौन से कार्य करता है। तो जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ है, यानी कि जो बीमारी के टाइम पर जो भी पोषण से संबंधित जो आहार की हमें सूची बनाकर देता है, वो कौन कौन से कार्य जो है वो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मरीज के रोग के अनुसार वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। सेकंड है मिथ्या धारणाओं का पालन करना। थर्ड है पोषण स्थिति पर ध्यान न देना। एंड फोर्थ है आपका मरीज के लिए आहार सूची तैयार करना। तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ से? आपका होगा फर्स्ट एंड फोर्थ वाला। फर्स्ट एंड फोर्थ वाला होगा, जैसा कि मरीज जो है अब उसको रोग लग गया है तो उसके अनुसार वो उसके आहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा, साथ ही साथ वो मरीज के लिए एक आहार सूची भी तैयार करेगा जिसके अकॉर्डिंगली वो अपना खाना खा सके। इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोबारा से बोलना चाहूंगी कि आप सभी जाके पहले पार्ट 1 देखिए इसका, 1 एंड 2, उसमें मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कराया है। फिर उसके बाद बी पे आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पार्ट जो 1 एंड 2 है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए, इनफैक्ट पूरा ही आपका पेपर इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करने के लिए करना ही पड़ेगा। चलिए अब 38 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या है, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं। तो ये आपको 4 दोबारा से स्टेटमेंट दी हैं और फिर आपको ऑप्शंस दिए हैं, और सेम पैटर्न आपका एग्जाम का भी यही रहेगा। मैं पहले ही बात साफ कर देना चाहती हूँ, तो जो इसको अच्छे से कर लेगा वो एग्जाम भी अच्छे से कर लेगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपकी कौन कौन सी है, आपकी ISI है और आपकी FPO है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वाला। क्या है, कार्यस्थल पर सुकार्यकी के प्रयोग के निम्न लाभ हैं। तो सुकार्यकी के जो कार्यस्थल पर, यानी कि जहां पर भी कोई जो कर्मचारी है वो कार्य कर रहा है, वहां पर सुकार्यकी के प्रयोग के कारण कौन कौन से लाभ जो है वो हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका चोट और दुर्घटनाओं को कम करना। सेकंड है कर्मचारियों का मनोरंजन करना। थर्ड है आपका उत्पादकता को बढ़ाना। एंड फोर्थ है आपका उत्तम संप्रेषण कौशल विकसित करना। तो कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बता दीजिए। आपका देखिए होगा करेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड वाला। एक तो वो चोट और दुर्घटनाओं को कम करता है, दूसरा वो उत्पादकता को बढ़ाता है। अब किसी जो व्यक्ति है, जो श्रमिक है, जो कार्य करता है, अगर उसको चोट नहीं लगेगी या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी तो क्या होगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा और उत्पादकता बढ़ेगी उनकी। ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा। इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके असर्शन एंड रीजन वाले आगे, यानी कि कारण और अभिकथन वाले। तो क्या है, अभिकथन दिया है, भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई। ठीक है, अब हमें दोनों ही जो है
वो सही सही तरीके से पढ़ना है। अब कैसे, पहले अभिकथन को सेपरेट पढ़िए और कारण को सेपरेट पढ़िए, ठीक है। फिर दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, बीच में क्योंकि लगा देंगे या फिर आपका जो अभिकथन है उसको क्वेश्चन बना देंगे और उसका आंसर जो है वो कारण देगा। और अगर कारण गलत है यानी कि वो आंसर नहीं दे रहा तो दैट्स इट, हमारा हो जाएगा। तो देखिए अभिकथन कह रहा है कि भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति जो है वो अपनाई। हाँ जी बिल्कुल, जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है यहाँ से। अब कारण को सेपरेटली पढ़ते हैं। कारण क्या है हमारा, इस नीति में केवल जन्म से 6 महीने के बच्चे के लिए कार्यक्रम है। तो नहीं, कारण बिल्कुल गलत है यहाँ से। हमने कुपोषण जो समस्या है सरकार ने, भारत सरकार ने उसके विरुद्ध क्या किया है, एक पोषण नीति जो है वो अपनाई है, राष्ट्रीय पोषण नीति। लेकिन वो ओनली जन्म से केवल 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो नहीं है ना, वो बड़ों के लिए भी है भाई। कुपोषण से ग्रस्त तो कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। इसलिए कारण तो पूरी तरीके से यहाँ से आपका गलत हो जाता है। यानी कि अब ए जो है यानी कि अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट आपका 41 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा भाई, इतनी मेहनत लगती है तो एक लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें। अब तो लास्ट टाइम है बिल्कुल। हाँ, आपका आ गया अभिकथन। अभिकथन क्या है, बाल गृह में बच्चों को विभिन्न कारणों से देख रेख में रखा जाता है, ठीक है। अभिकथन क्या हमारा सही कह रहा है, बताइए बताइए। अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है। जो बाल गृह है यानी कि जो बच्चों के लिए घर है, उसमें क्या है, उसमें बच्चों को विभिन्न विभिन्न कारणों से उनकी देख रेख के लिए उनको रखा जाता है। वो कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई बीमार है या फिर उसको कोई अनाथ भी है, इस तरीके से काफी कारण निकल कर आते हैं, ठीक है। तो बाल गृह में बच्चों को रखा जाता है इसके लिए। सेकंड आपका है कारण, बाल गृहों में रहने वाले बच्चे किशोर असामाजिक तत्व है। नहीं, कारण तो बिल्कुल गलत है यहाँ से। अब कारण गलत हो गया और अभिकथन सही है, तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 वाला। ये लीजिए 42 वाला आपका क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है, अभिकथन देखते हैं। अभिकथन बोल रहा है प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन, उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने व खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। तो क्या अभिकथन सत्य है, हाँ जी बिल्कुल, अभिकथन बिल्कुल सही है। पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, जो खाद्य पदार्थ है हमारे, उनको और अच्छे से बनाने के लिए वो उनकी क्या देखते थे, उनकी सुपाच्यता देखते थे, उनके स्वाद में जो है सुधारने की वो करते थे, और खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब के दौर में क्या चल रहा है, अब के दौर में तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है उसका, है ना। तो अभिकथन तो सही कह रहा है ना भाई, कोई बात कही गई है तो वो तो बिल्कुल सही है 42 का, यानी कि ए वाला तो बिल्कुल सही हो गया। अब जो आपका कारण है, कारण हमें देखना है, खाद्य संरक्षण के लिए सरल व साधारण परंपरागत विधियां अब प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। तो ये तो गलत है, कारण बिल्कुल ही गलत हो गया। खाद्य संरक्षण के लिए बहुत सी ऐसी सरल विधियां भी हैं, साधारण विधियां भी हैं जो अभी भी अपनाई जा रही हैं, इसीलिए ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 वाला है। 43 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, अभिकथन में बोला जा रहा है भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है। तो हाँ, हमने ये बात अपने चैप्टर में पढ़ी है, आपकी बुक में बिल्कुल लिखी गई है साफ साफ कि जो भारत है वो विश्व की मधुमेह राजधानी जो है वो बन सकता है। मधुमेह आपको पता है, शुगर यानी कि डायबिटीज जो भी है, ठीक है, उसकी राजधानी बन सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मधुमेह का रोग जो है वो लगा हुआ है। फिर कारण इन्होंने दिया है, क्या बोल रहा है कारण, मोटापा, हृदय रोग, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां न केवल बढ़ रही हैं बल्कि कम उम्र में हो रही हैं। हाँ जी, तो अभिकथन भी करेक्ट है और कारण भी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि ये दोनों आपस में, यानी कि कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम लगा देंगे कि भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है क्योंकि मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां न केवल बढ़ रही हैं बल्कि कम उम्र में भी हो रही हैं। तो बिल्कुल हमें ये कारण जो है पूरी स्पष्टीकरण कर रहा है अभिकथन की।
भाई मधुमेह जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ है एक तरीके से। तो वो किस कारण हो रहा है? वो हो रहा है कि मोटापा बढ़ रहा है लोगों का, और हृदय रोग भी काफ़ी हो रहे हैं, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, और मधुमेह जैसी बीमारियां हैं। इनके कारण क्या हो रहा है कि ये हो तो रही हैं, साथ ही कम उम्र वाले व्यक्तियों को भी हो रही हैं। तो कारण भी करेक्ट है, अभिकथन भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 वाला। 44 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए, हाँ ये तो पढ़ना ही नहीं, चलो नीचे अभिकथन है। अभिकथन ए बोल रहा है कोडेक्स के मानकों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। तो क्या अभिकथन सत्य है? बताइए बताइए, अभिकथन क्या सत्य है? हाँ जी, अभिकथन बिल्कुल सत्य है। जो कोडेक्स है हमारे, उसके जो मानक है उसमें जो परिवर्तन है बहुत धीमी गति से होते हैं। ये आपको लिखा हुआ है बुक में, आपने पढ़ा होगा जरूर। अब कारण बोल रहा है कि जो CAC है एक अंतर सरकारी सरकार है, संस्था है, सॉरी अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, तो जो कोडेक्स है यानी कि CAC है वो एक क्या है, अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, इंटरनेशनल क्या है, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो दोनों ही बातें करेक्ट है, लेकिन कारण किसी भी सूरत में हमारे अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसने कारण ने भी एक बात कही है एक तरीके से, कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए कारण तो सत्य है और अभिकथन भी सत्य है, पर जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 45 वाला है। 45 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी के सामने, अभिकथन दिया हुआ है जीवन कौशल केवल स्वयं के स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहन देने में सहायक होते हैं। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो जीवन कौशल है वो केवल और केवल स्वयं के स्वास्थ्य के और उसके विकास के लिए नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए भी होते हैं। ठीक है, अगर हम स्वास्थ्य हैं, हमारे जो जीवन कौशल है वो अच्छे हैं, हमारी स्किल्स जो है वो अच्छी है, लाइफ स्किल्स, तो उसको दूसरों को भी उसका फायदा जो है वो मिलेगा। तो अभिकथन तो ऐसे गलत हो गया। अब देखते हैं कारण। कारण क्या है भाई? अब देखो, जब अभिकथन गलत है तो किसी भी उसमें कारण व्याख्या वाला तो हमें देखना ही नहीं है। अभिकथन गलत हो गया तो ठीक है, कारण देखना है कि कारण सत्य है नहीं। अगर कारण सत्य है तो फिर उस वाले पे टिक लगा देंगे जिसमें दिया हुआ कि ए गलत है और कारण सही है। तो कारण क्या बोल रहा है? कारण बोल रहा है आपका जीवन कौशल जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने में व्यक्ति की सहायता करता है। हाँ जी बिल्कुल, कारण बिल्कुल सही है। जो जीवन कौशल यानी कि जो लाइफ स्किल्स हैं हमारी, वो हमारे जो दैनिक आवश्यकता है, हमारे जो दैनिक आवश्यकता में हमें जो चुनौतियां मिलती है, हर दिन हमें नई और नई जो है चुनौतियां मिलती रहती हैं, तो उससे निपटने में व्यक्ति की सहायता करता है कौन? जीवन कौशल। तो कारण बिल्कुल करेक्ट है। अब कारण करेक्ट है और अभिकथन रॉन्ग है, तो कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा आपका, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 वाला। 46 वाला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन में बोला गया है रोगी को नली द्वारा या अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जा सकता है। हाँ जी, अब कोई रोगी है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो मुंह के द्वारा खाना खा पाए या फिर वो बेहोशी की हालत में, तो उसमें डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसमें रोगी को वो नली के द्वारा खाना दे देंगे या फिर वो उसको अंतःशिरा के द्वारा। अंतःशिरा आपने देखा होगा, आप कभी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई पेशेंट जो है वो लेटा रहता है और उसको क्या है, ग्लूकोज जो चढ़ाया जाता है। ऊपर एक बोतल लगी होती है, नीचे एक नली सी लगी होती है, पतली सी बिल्कुल पाइप टाइप, और वो हमारी कलाई में लगी हुई होती है। ठीक है, तो उसको हम अंतःशिरा बोलते हैं। यहाँ से बात क्लियर? तो रोगी को नली द्वारा और अंतःशिरा द्वारा बिल्कुल भोजन जो है वो दिया जा सकता है अगर वो बीमारी की हालत में है। तो अभी कथन करेक्ट है। कारण क्या है? रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका नली के द्वारा नहीं। कारण बिल्कुल गलत है। यहाँ से रोगी को भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा से मुंह के द्वारा ही माना गया है। हमेशा से एक व्यक्ति को क्या है, खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका मुंह के द्वारा है। बाय द वे, अगर वो नहीं हो पाता है, ऐसी सिचुएशन है कि हम नहीं दे सकते, तो उसके बजाय हम नली के द्वारा और अंतःशिरा के द्वारा दे सकते हैं। तो कारण गलत, अभिकथन से तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला आप सभी के सामने क्या बोल रहा है?
देखिए बोल रहा है अभिकथन खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षा और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रसार की संभावनाएं और जीविका के लिए अवसर बढ़ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारा खाद्य परिवेश है, व्यापार परिवेश है, उसमें क्या है, उसमें जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं और जो उनकी गुणवत्ता है खाद्य पदार्थ की, उसकी जो सुरक्षा है, उसके जो प्रसार हो रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे प्रसार हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है अब सबके बारे में, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो उससे क्या है, उससे जो जीविका के अवसर है वो और बढ़ रहे हैं। अब एडवर्टाइजमेंट कोई एक तो करे नहीं का, उसके लिए भी कोई ना कोई बंदा चाहिए हमें, एक ही इंसान तो सब नहीं कर सकता ना, इसीलिए तो यहाँ से जीविका के अवसर बढ़ रहे हैं। तो अभिकथन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कारण देखते हैं, कारण क्या है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ में उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो कारण भी बिल्कुल करेक्ट है। जो खाद्य सुरक्षा है हमारी, उसका अर्थ ही यही है कि इसमें क्या है, ये सुनिश्चित करता है वो कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी उपभोक्ता है जो खाद्य पदार्थ को खरीद रहा है, उसको बिल्कुल अच्छे से विश्वास दिलाता है कि क्या होगा, हमारे खाद्य पदार्थ में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला हुआ है जिससे कि उपभोक्ता को परेशानी हो सकती है। तो कारण भी बिल्कुल करेक्ट है और अभिकथन भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या अभिकथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है? नहीं, अभिकथन कारण की सही व्याख्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला हम अभी देखेंगे। हाँ जी, तो 48 वाला आपका क्वेश्चन अभिकथन सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्या है, महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य को आर्थिक योगदान और उत्पादन गतिविधि की तरह महत्व देने की आवश्यकता है। हाँ जी, अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। जो महिला है, महिलाओं द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, घरेलू कार्य हो, जैसे कि उनको आर्थिक योगदान मिल रहा है, जैसे कि काफ़ी महिलाएं जो हैं वो सिलाई करती हैं, घर में सिलाई करती हैं, लेकिन वो पैसा कमाती हैं और अपने परिवार को चलाती हैं, तो उसको योगदान देना चाहिए। उनकी गतिविधियों का हमें एक तरीके से हमें उनकी आवश्यकता है। अब सिलाई नहीं करेंगी तो हम कैसे वस्त्र पहनेंगे, है ना। जो छोटे स्तर पर करते हैं और जो जो जैसे कि अब फैशन डिज़ाइनिंग से सब तो नहीं करवा सकते ना कि फैशन डिज़ाइनर से जाके करवाएंगे, उसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ओनली, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना है एग्जाम्पल को, इसलिए देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो महिलाओं के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है घरेलू तौर पर, जो उनकी आर्थिक उसमें योगदान देता है, सहायता करता है, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, अभिकथन बिल्कुल सही है, उसकी हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता है। फिर कारण क्या है, महिला परिवार के भरण पोषण का कार्य, संसाधन व्यवस्था और परिवार के सदस्यों को उनकी भूमिका निभाने में सहायता करती है। हाँ जी, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे घर की जो भी बड़ी औरतें हैं, चाहे वो माँ बेटी हो या बहू हो, कोई भी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने परिवार के भरण पोषण में, यानी कि बच्चों का पालन भी करती हैं, वो अपने घर के पूरे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी स्वास्थ्य की भी हर एक जो कहते हैं ना कि हर एक उनको चिंता लगी रहती है अपने परिवार के सदस्य की। तो ये दोनों ही बात करेक्ट है, यहाँ से कारण भी करेक्ट है और अभिकथन भी करेक्ट है। और जो कारण है वो अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कि जो महिलाओं द्वारा कार्य किया जाता है, आर्थिक योगदान होता है, उससे हमें साथ ही साथ हमें उन गतिविधियों की आवश्यकता भी है, उनका महत्व हमें करना चाहिए, हमें उनको महत्व देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है वो बहुत सारे कार्य करती है अपने परिवार के लिए। तो दोनों ही बात करेक्ट है और बिल्कुल जो स्पष्टीकरण है वो भी कर रहा है, इसलिए ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। 49 वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है असर्शन वाला, यानी कि इस लास्ट नहीं है, अभी सेक्शन आपका सी भी आएगा, ठीक है। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, अभिकथन दिया हुआ है खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विविध प्रकार की विशेषताओं का समावेश जो है वो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये बात सही बोली गई है? 49 वाले क्वेश्चन को देखिए ढंग से। तो हाँ जी, जो हमारा खाद्य प्रौद्योगिकी है और हमारा खाद्य प्रसंस्करण है, वो विभिन्न जो उद्योग है उनमें विभिन्न जो विशेषताएं हैं उनका समावेश जो है वो करता है, ठीक है। इसलिए ये अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर बिल्कुल सही है। अब कारण क्या है, इस क्षेत्र में खाद्य और खाद्य उत्पादों के संसाधन, उपयोग, परीक्षण, पैक करने और वितरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान और उसके अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। हाँ जी, कारण भी बिल्कुल सही है। जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमें हर एक चीज़ जो है, जैसे कि संसाधन, खाद्य पदार्थ का संसाधन हो, उपयोग हो, उसकी परीक्षण हो कि किस तरीके से करना
करना है और उसकी पैकिंग हो और पहुंचाने तक का जितना भी ये जो कार्य आता है वो किसके अंदर आता है, इनके अंदर आता है, और इसकी हमें आवश्यकता भी है। तो दोनों ही बात करेक्ट है, कारण भी करेक्ट है, अभिकथन भी करेक्ट है, और अभी जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। सेक्शन सी पर चलते हैं। ये लीजिए सेक्शन सी हमारा आ गया है। क्या है सी वाला सेक्शन? बोल रहा है हमें कि आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और 5 आपको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस हैं और 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, एक बार इसको ऊपर ले जाती हूँ मैं, हाँ इसे रीड कर लीजिए फटाफट से। जीवन के पहले 6 वर्ष मानव जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास की दर विकास के किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। प्रारंभिक बाल्य देखरेख और शिक्षा ECCE आजीवन सीखने के इन बुनियादी चरणों में एक सक्षम और प्रेरणादायक वातावरण की सुविधा प्रदान करके बच्चों के दीर्घकालिक विकास और सीखने में सकारात्मक योगदान देती है। बच्चे के विद्यालय जाने से पूर्व ही उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। देखभालकर्ता के रूप में माता पिता बच्चों को एक प्रेरक सीखने के माहौल प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 2 पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है देखभाल का अर्थ है बच्चे के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना। सेकंड है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्ष में शिक्षा का अर्थ न केवल विद्यालय पूर्व शिक्षा है, बल्कि इसमें नाटक, कथा, कहानियों और संगीत आदि के माध्यम से बच्चों को सिखाने भी जो है वो शामिल है। 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे सबसे अच्छी तरह से खिलौने, कहानियों, गीतों आदि को सीखते हैं। अब आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो 3 से 6 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, आपने कोई भी रिलेटिव्स हैं आपके, मान लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए, नहीं है छोटे बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, आपने कभी छोटे बच्चों को देखा हो, अगर आप उनको कहेंगे 3 से 6 वर्ष की जो एज है उसमें आप उनको क्या बोलते हैं कि पोएम सुनाओ हमें, और कोई भी टॉय जो है उससे वो खेलना पसंद करते हैं, उसको जल्दी से सीखना, उनके अंदर जो कैचिंग पावर है वो जल्दी से आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से करेक्ट समझ लिया। अब नीचे चलते हैं, अब है हमारे क्वेश्चंस की बारी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चे जो टोल्डर है उसे कहते हैं? किस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको टोल्डर कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 से 3 वर्ष, सेकंड है 3 से 6 वर्ष, थर्ड है आपका 4 से 6 और फोर्थ है आपका 0 से 1। तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को हम टोल्डर जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है 51 वाला, एक अच्छे देखभालकर्ता के पास कौन से कौशल नहीं होने चाहिए? तो एक अच्छे देखभालकर्ता के पास, जो बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं, उनके पास कौन से जो स्किल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, इन चारों में से देख के हमें बतानी है। तो फर्स्ट आपका रचनात्मकता, सेकंड है आपका साफ सफाई में अरुचि, थर्ड है आपका शारीरिक फिटनेस एंड फोर्थ आपका पारस्परिक कौशल। तो देखिए, सफाई में अरुचि यानी कि साफ सफाई जो उसमें रुचि ना रखना, तो ये कौशल नहीं होना चाहिए। कौशल क्या है? ये होने चाहिए कि उनकी साफ सफाई में रुचि हो, वो बच्चों को अच्छे से उनकी देख रेख कर सके, उनके पास फिजिकल फिटनेस भी हो, ठीक है, तभी तो वो बच्चों को अच्छे से वो कर पाएंगे। अब कोई लेजी है, एक्टिव नहीं है, उसको आलस आ रहा है, तो वो नहीं कर सकता बच्चों की देखभाल, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका 52 वाला क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE में शिक्षा प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीविका का अवसर आपके लिए उपलब्ध जो है वो नहीं होगा? तो आपने अब ECCE जो है उसके ऊपर एक शिक्षा जो है प्राप्त कर ली, जो भी शिक्षा जो है प्राप्त करनी होती है, उसके बाद आपके पास जो जीविका का अवसर है वो कौन सा उपलब्ध नहीं होगा? इन चारों में से देखकर बताइए फटाफट से। आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको जो कमेंट में आंसर देने हैं, फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट में। देखिए, आपको जो है संवेदी मूल्यांकन विशेषज्ञ का जो अवसर है वो नहीं मिलेगा जीविका में, बाकी सारे जो अवसर है ऊपर के वो आपको मिल जाएंगे, इसलिए डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 53 वाला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं क्या है। सलमा सुंदूर गांव में किशीदार का काम करता है, ठीक है।
अब जो एक सलमा नाम का व्यक्ति है वो एक गांव में क्या है, कशीदार का जो कार्य है वो करता है। वह अपने 3 साल और 4 साल के बच्चे के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा की कौन सी सुविधा का लाभ उठा सकती है। यानी कि यहाँ पे सलमा जो एक लड़की है, पहले समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। जो सलमा एक लड़की है, वो एक कशीदार का काम करती है अपने गांव में। तो क्या होता है, उसके पास 3 साल का और 4 साल का बच्चा है। तो वो सरकार के द्वारा जो संचालित एक प्रारंभिक शिक्षा है, उससे वो कौन से जो लाभ है, जो सुविधाएं हैं वो उठा सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी से ऑप्शंस पढ़ लीजिए। अब 3 और 4 साल के बच्चे के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी आप सभी ने सुना होगा, ज़्यादातर गाँव में होती है, आजकल शहरों में भी होती हैं, बट गाँव में इनका बहुत ज़्यादा, जो एक तरीके से बोल सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा होती है गाँव में। ठीक है, तो आंगनबाड़ी यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों के लिए यही होता है जिसमें इनको मिड डे मील टाइप मिलता है, खाना मिलता है, इनको पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है और अच्छे से उनकी देखभाल जो है वो की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 वाला है। क्या है, दो प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों की पहचान करें जिनमें से एक ने अपना जीवन यह समझने की कोशिश में बिताया कि बच्चों के पास दुनिया को समझने के विभिन्न तरीके हैं और उन्हें तलाशने के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता है, जबकि दूसरे ने बच्चे के लिए एक चिंताशील देखभाल करने वाले और जानकार वयस्क होने की विशेष आवश्यकता को दर्शाया है। तो बताइए जल्दी से, आपके पास 4 ऑप्शंस है, फटाफट 4 ऑप्शंस नहीं, 4 स्टेटमेंट्स है, उनमें से 2 का बताना है हमें। कौन कौन से थे वो, बताइए बताइए जल्दी से, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 54 है। तो आपका देखिए, जो जिन पियाजे हैं, एक तो वो थे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, और आपका जो फोर्थ वाला है वो करेक्ट है, व्यागोत्स्की, यानी कि फोर्थ वाला। एक तो फर्स्ट वाला हो गया, एक फोर्थ वाला हो गया, तो आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। 55 वाला आपका क्या है, हाँ ये आपको एक अभिकथन और कारण वाला ही दे दिया। क्या बोल रहा है अभिकथन, छोटे बच्चे कम समय तक ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए विद्यालय और क्या है, विद्यालय पूर्व शिक्षक को बच्चों के प्रति अनुकूल और लचीला होना आवश्यक है। तो क्या अभिकथन करेक्ट है, हाँ जी, अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। छोटे बच्चों के प्रति जो है जो हमारे शिक्षक हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको प्रतिकूल होना चाहिए, साथ ही साथ लचीला जो है उनकी आवश्यकता बिल्कुल है उनको, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो कम समय तक ही अपना ध्यान जो केंद्रित कर पाते हैं। एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों के लिए बहुत, कह सकते हैं ना, मुश्किल बात है, वो हो जाता है। इसीलिए तो बच्चों को आपने देखा होगा, उनको खेल खेल में सिखाया जाता है, ऐसे रटवाया नहीं जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है कि ये तो देख ही रखा है कैसे खेल खेल में सिखाते हैं बच्चों को, वही। फिर कारण है आपका, क्या है कारण आपका, बोल रहा है एक प्रभावी विद्यालय पूर्व शिक्षक इस जीविका में प्रवेश करने से पहले ही छोटे बच्चों से संबंधित गतिविधियों और विविध कला कौशलों का खजाना तैयार कर लेता है, ताकि वह तुरंत उनके अनुरूप अपनी कार्यनीति बदल सके। हाँ जी, कारण बिल्कुल सही कहा गया है। जो एक शिक्षक है, विद्यालय जाने से पहले ही वो क्या है, वो ये सीख लेता है कि छोटे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे कैसे उनको खेल खेल में हर चीज़ सिखानी है, ये सभी बातें जो पहले सीख लेता है। तो कारण भी करेक्ट है यहाँ से, अभिकथन भी करेक्ट है। अब कारण जो है वो अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ से आपका जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट है, बी भी कंप्लीट है और ए भी कंप्लीट है। ए इस वीडियो में नहीं है, मैंने बता दिया था, वो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड इसका जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और होम साइंस के चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाके चेक कीजिएगा। असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने करा रखे हैं, तो वहाँ पे जाके उनको भी चेक कर लीजिएगा। बाय द वे, क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बोलते बोलते जो है ना गला बिल्कुल सूख जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं किया तो यूनिक क्लासेस के नाम से है, आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाता है। वरना बच्चों की शिकायत आती है कि मैम यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं देता। अब यूट्यूब नहीं देता तो उसमें मेरी क्या गलती है, वो तो यूट्यूब से जाके बोलना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि 3 से ज़्यादा वीडियो हो जाती है ना, तो इसलिए यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं देता। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यूनिक क्लासेस के नाम से है, फटाफट से जाके ज्वाइन करो। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।
अब आपके एग्ज़ाम के लिए सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से करके आना, और सबके 30 आउट ऑफ 30 आने ही चाहिए। 30 आउट ऑफ 30 आपके 35 आउट ऑफ 35 आने चाहिए, ठीक है, 35 आउट ऑफ 35, ठीक है, सभी के आने चाहिए फुल, बिल्कुल फुल मार्क्स, क्योंकि होम साइंस में फुल मार्क्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स बिल्कुल अच्छे से ला सकते हैं, बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं अगर आपको हर एक चीज़ याद है, क्योंकि इसमें याद होना और समझना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अब फटाफट से जाके अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, जितने भी चैप्टर्स करे हैं उनकी रिवीजन करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है नए चैप्टर्स को स्टार्ट करो, नहीं। अब मान लीजिए किसी बच्चे का एक चैप्टर जो है वो रह गया है और वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसको करने के बजाय पहले आप अपने में बाकी के जितने भी चैप्टर्स जो सिलेबस में आ रहे हैं और जो आप कर चुके हैं उनको जाके रिवाइज करो पहले। जब उनकी रिवीजन हो जाए, जब जो आपका बचा हुआ है ना उसको खोलना, वरना आप बिल्कुल पजल कर दोगे और सारा दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना भी आपने अभी तक किया उसकी पहले रिवीजन करो और फिर बाद में करना। ये सलाह मानोगे तो आई होप आपका सही रहेगा, ठीक है। अब चलती हूँ मैं, आप ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।